हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को द्रव्यमान एवं भार के बारे में बताएंगे। हालांकि द्रव्यमान के बारे में पहले भी हमने बता दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बता रहे हैं। द्रव्यमान इंग्लिश में मास और भार को इंग्लिश में वेट कहते हैं। द्रव्यमान पर आते हैं। किसी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा होती है। द्रव्यमान होते हैं किसी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा। अब जैसे कोई भी वस्तु है तो वो किसी न किसी पदार्थ की बनी होगी, तो उसमें उसकी जितनी मात्रा है वही वस्तु की द्रव्यमान होती है। जो वस्तु के जड़त्व का माप होता है। ठीक है बच्चों, जो वस्तु के जड़त्व का माप होता है। जड़त्व के बारे में भी हमने पहले की वीडियो में बताया है। अब इसका मात्रक क्या होता है, केजी या ग्राम, किलोग्राम या ग्राम होता है। ठीक है बच्चों। अब आते हैं भार। भार और द्रव्यमान बच्चों अलग अलग होता है। कभी कभी हम लोग द्रव्यमान को भार समझ लेते, वो चीज़ भारी है, वो ज़्यादा वजन की है, और इस तरह से बोलते हैं। द्रव्यमान को भी भार कह देते हैं, ये गलत है। भार अलग होता है, द्रव्यमान अलग होता है। क्यों अलग होता है ये जानते हैं। भार में जो है एक प्रकार का गुरुत्वीय आकर्षण बल भी जुड़ा हुआ है। पृथ्वी द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण बल उसमें शामिल है, इसलिए जो है वो भार कहलाता है। ठीक है। और पृथ्वी पर जो उसका भार है बच्चों, वो चंद्रमा पर उसी वस्तु का भार अलग हो जाता है। ठीक है। आकर्षण बल के कारण, इसलिए भार अलग है। भार एक बल की तरह है क्योंकि इसमें पृथ्वी के गुरुत्वीय बल भी शामिल है। गुरुत्वीय बल वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। वस्तु भी आकर्षित करती है, लेकिन पृथ्वी की मामले की मतलब तुलना में वो नगण्य होता है। पृथ्वी की तुलना में उसका बल नगण्य होता है, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए पृथ्वी का ही माना जाता है। वस्तु भी पृथ्वी पर बल लगाती, पर वस्तु हल्की होने के कारण उसका बल नगण्य होता है। यही वस्तु का भार कहलाता है। उसमें गुरुत्वाकर्षण बल भी शामिल होने की वजह से वो भार कहलाता है। अर्थात वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। मात्रा किसका क्या होता है, इसको W से मतलब दर्शाते हैं, न्यूटन होता है। लेकिन द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है बच्चों, किलोग्राम या ग्राम होता है। ठीक है। पृथ्वी का यह आकर्षण बल दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला वस्तु के द्रव्यमान पर और दूसरा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण जी पर होता है। यह आकर्षण बल किस पर होता है, वस्तु के द्रव्यमान पर, और दूसरा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण पर। अब दो वस्तु हैं, एक दूसरे को खींच रही हैं अपनी ओर, तो जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा बच्चों, वो हल्की द्रव्यमान वाले को अपनी ओर खींच लेती है। तो इसलिए द्रव्यमान पर निर्भर होता है, और दूसरा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण जी पर होता है। F बराबर क्या होता है बच्चों, mg होता है। ठीक है। अब गुरुत्वीय त्वरण अगर शून्य होगा तो द्रव्यमान भी शून्य हो जाएगा। अब एक विशेष चीज़ है, विशेष बात है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना होता है। अर्थात चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार भी पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना होगा। सही बात है, ऐसे ही होगा। चलिए सिद्ध कर लेते हैं। चूँकि पृथ्वी का द्रव्यमान चूँकि पृथ्वी इंग्लिश में अर्थ कहलाता है, यहाँ पर ई से इंडिकेट करते हैं। ME ये पृथ्वी का द्रव्यमान होगा, = 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। अब पृथ्वी की त्रिज्या आ रही है, अर्थ पृथ्वी का है तो इसलिए ई लगा दिए, = 6.37 × 10⁻6 मीटर।
अब चंद्रमा पर आते। चंद्रमा का द्रव्यमान mm। चूँकि चंद्रमा को इंग्लिश में मून कहते हैं तो इसलिए इसके द्रव्यमान के साथ हमने m लगा दिया। इज इक्वल टू 7.24 इंटू 10⁻22 kg। चंद्रमा की त्रिज्या rm इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर। अब समीकरण क्या होता है? ये होता है W इज इक्वल टू G m ये वस्तु का द्रव्यमान है और ये पृथ्वी का द्रव्यमान है बटा r। यहाँ पर अभी ई नहीं लगाएंगे, ये एक समीकरण है r स्क्वायर से। तो चूंकि पृथ्वी का हमें लेना है, पृथ्वी का कैलकुलेट करना है तो W ई लगा दिए इज इक्वल टू G m पृथ्वी का ले लेंगे 6 इंटू 10⁻24 और इंटू m बटा त्रिज्या पृथ्वी की क्या है? ये है 6.37 इंटू 10⁻6 स्क्वायर। इस ब्रैकेट करके स्क्वायर कर देंगे तो हम कैलकुलेट करते हैं तो इतना आता है 1.478 इंटू 10⁻11 gm इतना आता है। ठीक है बच्चों, अब चंद्रमा पर आते हैं। WM इज इक्वल टू G इंटू ये अब मून का रहेगा तो मून का द्रव्यमान कितना है? 7.24 इंटू 10⁻22 kg इंटू m बटे अब त्रिज्या कितना है मून की? ये है 1.7 इंटू 10⁻6 ब्रैकेट 1 स्क्वायर। कैलकुलेट करने पे क्या आता है बच्चों? 2.505 इंटू 10⁻10 gm। एक ये हो गया और एक ये हो गया, समीकरण दोनों है। अब WM हमको चंद्रमा पर ज्ञात करना है ना कि चंद्रमा पर कितना होगा, तो WM बटे WE ये चंद्रमा का भार, चंद्रमा पर वस्तु का भार बटे पृथ्वी पर वस्तु का भार। तो कैसे होगा ये? 2.505 इंटू 10⁻10 gm बटे 1.478 इंटू 10⁻11 gm। ये भार जो है WM का ये लिखेंगे, जी तो कट ही जाता है और ये नीचे पृथ्वी का लिख देंगे। तो जो बड़ा होता है, जो ज़्यादा होता है, ये जो निर्भर नहीं होता है किसी पर, उसको बच्चों नीचे लिखते हैं। तो हमने इस तरीके से किया है। अब WM निकालना है, ये बाहर आ गया और ये ऊपर चला जाएगा। कैलकुलेट करने पर 1/6 आता है और WE ऊपर चला जाएगा तो ये निकल आया WM इज इक्वल टू 1/6 इंटू WE। तो इससे ये पता चलता है चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी का 1/6 गुना होता है। 1/6 इंटू इसका पृथ्वी पर भार, मतलब पृथ्वी पर जो भार होगा उसका 1/6 गुना होता है चंद्रमा पर वस्तु का भार। ठीक है, कैलकुलेट करने पर सिद्ध हो जाता है ये। आई होप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ये एक विशेष बात है। अब चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान है कि भार है, वैसे तो पता ही है लेकिन फिर भी। पहला है किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ की परिमाण। परिमाण क्या होता है बच्चों? मात्रा। परिमाण को कहते हैं किसी वस्तु में उसके अंदर जो मटेरियल है, पदार्थ है, वो मात्रा कितनी है ये होता है। और इसमें क्या है, किसी वस्तु का भार वह आकर्षण बल है जिसके द्वारा पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। मतलब पृथ्वी बहुत बड़ी होती है लेकिन उसके अंदर जो पावर होता है, जो सबसे ज़्यादा शक्ति होती है, वो केंद्र में है। किसी भी वस्तु में केंद्र में जो ताकत होती है सतह पर दूर दूर तक में कम होती है। अपने केंद्र की ओर खींचती है। जो भी खिंचाव होता है केंद्र की वजह से होता है।
दूसरा है किसी वस्तु का द्रव्यमान सर्वत्र समान रहता है, हर जगह एक जैसा रहेगा। अगर 10 केजी है तो सब जगह 10 केजी होगा। लेकिन वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न, पृथ्वी पर कुछ होगा, चंद्रमा पर कुछ होगा। तीसरा है द्रव्यमान का मापन भौतिक तुला द्वारा किया जाता है, तराजू। अब 1 किलो है, 2 किलो है, 4 किलो है, ये तराजू से होगा। भार का मापन कमानीदार तुला से किया जाता है। कमानीदार तुला क्या होता है बच्चों? एक वेइंग ट्यूब होता है, केमिस्ट्री लैब में रखा जाता है, वो होता है वेइंग ट्यूब होता है, उससे जो है मतलब उसके द्वारा मापन होता है। चौथा है द्रव्यमान एक अदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण जो है जो खींचती है अपनी ओर तो एक दिशा होती है, इसलिए सदिश राशि है। पांचवा है द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम या ग्राम होता है, भार का मात्रक न्यूटन है। छठवां है किसी भी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होने पर द्रव्यमान का परिमाण शून्य नहीं होता। लेकिन ये जो भार है किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण अगर शून्य हो गया तो। सातवां है किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप इस वस्तु के जड़त्व की माप द्वारा करते हैं। सातवां इसमें है भार द्वारा, भार इज इक्वल टू वस्तु का द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, अर्थात W इज इक्वल टू mg। ठीक है, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है, ये हो गया। अब बच्चों प्रणोद एवं दाब पर थोड़ा आ जाते हैं। प्रणोद क्या है? किसी वस्तु के सतह पर लंबवत बल को प्रणोद कहते हैं। प्रणोद एक नया शब्द है बच्चों। ये वस्तु है, ये किसी बीकर में रखा गया है और ये जो है यहाँ पर है, वस्तु के सतह पर लंबवत बल को ही प्रणोद कहते हैं। नीचे से बल लगता है सतह पर, तो यही प्रणोद है। नीचे की ओर लग रहा है इसके द्वारा इस पर, तो इस पर भी लग रहा है। हाँ, अब प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिस पर कि वह लगता है, इसके बारे में भी अभी बताते हैं। दूसरा है किसी वस्तु पर लगने वाला प्रणोद का परिमाण उस सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस सतह से वस्तु संपर्क में रहता है। जैसे ये है, मतलब कोई दफ्ती ही है, लकड़ी है। अब एक कील है, तो ये कील नुकीली होती है, नीचे सिरे पे नुकीली होते हो और ठोकने के लिए ऊपर की ओर थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं, तो इसका क्षेत्रफल कम रहता है, इसमें भार ज़्यादा आ जाता है, कील का पूरा भार है। जब इस पर ठोकते हैं तो जितना क्षेत्रफल कील का रहता है, नोक का होता है, उतना ही एरिया जो है इस तख्ती पर जाता है। जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल लेता है, और चूँकि भार इस पर रहता है, ठोके जाने पर और बल लग जाता है, वो अंदर हो जाता है। तो इसी तरह एक और उदाहरण है बच्चों कि रेगिस्तान में रेत होता है। जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो जो है वो धंस जाता है, उसका पैर रेत में धंस जाता है, लेकिन वही रेत पर लेट जाता है तो रेत धंसती नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों, जब इंसान खड़ा होता है तो पूरे शरीर का भार उसके पैर पर ही होता है, पैर का क्षेत्रफल कम होता है बच्चों, तो सारा भार उस पर केंद्रित होता है। तो जितना पैर का क्षेत्रफल होता है वो रेत पर रेत की उतनी ही क्षेत्रफल पर पड़ता है। तो भार अधिक होने के कारण जो होता है इस पर बल ज़्यादा लगता है, तो बल ज़्यादा लगने की वजह से वो धंस जाता है। वही इंसान जब लेट जाता है तो उसके शरीर का भार जो होता है थोड़ा थोड़ा सब जगह से पड़ता है। हाँ, उसके पूरे शरीर का संपर्क रेत से हो जाता है, तो क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है, वो जो है थोड़ा थोड़ा बल रेत पर पड़ता है। सभी मतलब बॉडी के शरीर के पूरे शरीर का संपर्क उसके रेत पर पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा बल सब तरफ से पड़ता है, रेत की तरफ से भी पड़ता है, उस पर भी इसलिए रेत पर कोई असर नहीं आता है, भार कम हो जाता है, पूरे शरीर पर भार रहता है मगर कम रहता है, तो इस वजह से रेत पर असर नहीं करता है।
और इसी तरह जो होता है जहाज होती है, कील डूब जाती है मगर जहाज कभी नहीं डूबती जबकि भारी, तो उसका जो सतह होता है उसका क्षेत्रफल फैला दिया जाता है। जो वेट, जो द्रव्यमान होता है, जो भार होता है, उसको फैला दिया जाता है, क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है, जिससे सतह हल्की हो जाती है। वो पानी पर भार नहीं पड़ता है, बल ज़्यादा नहीं पड़ता है, थोड़ा थोड़ा पड़ता है लेकिन सब जगह से पड़ता है। तो वही कील है, उसका पूरा का पूरा भार जो होता है एक ही जगह पर रहता है, छोटे से भाग में होता है जो कि अंदर डूब जाता है। हाँ, यही चीज़ इसमें है। ठीक है बच्चों, मात्रक किसका? न्यूटन है। अब आते हैं दाब पर। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। प्रणोद भी एक तरीके का बल है। हाँ, इस पर नीचे से बल लग रहा है, इधर है बल लग रहा है, एक तरीके का लंबवत बल को ही प्रणोद कहते हैं। दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल। प्रणोद भी बल होता है तो क्या हो जाएगा? F/A। दाब को P से लिखते हैं, बल को F से लिखते हैं, क्षेत्रफल को A से लिखते हैं। तो इसमें भी वही बात लिखी है, जब क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब घट जाता है। जब वो क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं तो उसका जो भार होता है वो फैल जाता है, बट जाता है, वो हल्का हो जाता है। थोड़ा थोड़ा दाब, थोड़ा थोड़ा बल जो है पानी पर पड़ता है, रेत पर पड़ता है, इसलिए उस पर कोई असर नहीं आता। ठीक है बच्चों, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।